बिहार चुनाव में महागठबंधन का ये जो हाल हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? जिस परिस्थितियों में बिहार चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? जो गति आरजेडी की हुई है, उसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव है या उनके लिए निर्णय है, या राहुल गांधी का लगातार 95 चुनाव हारना, सेंचुरी से मात्र 5 कदम दूर रहना, लालू परिवार में फूट पड़ना, या बीजेपी या एनडीए की कुशल रणनीति होना? आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बिहार चुनाव 2025 का। पर उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको एक बार जरूर फॉलो कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का। दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की ये जो गत हुई है इस इलेक्शन में, इसका मुख्य कारण शायद ये 2 महिलाएं होंगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पार्टी का जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि उसके पास तर्क होना चाहिए, उसके पास तथ्य होना चाहिए, साथ ही उसके पास फैक्ट होने चाहिए और अपनी बात रखने का एक सौम्य और सरल तरीका भी होना चाहिए। और जब यही प्रवक्ता टीवी चैनल पर आते हैं और कुछ जाति के लोगों को बाहर का बताते हैं, साथ ही कुछ जाति के लोगों को अत्याचारी बताते हैं, तो इनकी पार्टी की जो छवि बनती है जनता की नजर में, वो नकारात्मक बनती है। और अगर आप टीवी पर बैठ के चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अपनी बात सही तरीके से नहीं रखते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि हमने सामने वाली पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बोलने दिया, तो ये आपकी भूल है। और सही मायने में देखा जाए तो पार्टी प्रवक्ता का काम चीखना और चिल्लाना नहीं होता है। पार्टी प्रवक्ता का काम अपनी पार्टी की अच्छी छवि जनता के सामने रखना होता है। पर इन 2 महिलाओं के पास अपनी पार्टी के लिए न कोई तर्क होता है, न तथ्य होता है, न कोई जानकारी होती है, बस केवल चीखना और चिल्लाना, दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को ना बोलने देना, और इसी में ये अपनी जीत मानती। और ये सब करके इनको लगता है कि इन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत ही शानदार काम किया, बल्कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रवक्ता का काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक कंपनी का सेल्समैन होता है। और जब वो सेल्समैन मार्केट में जाता है और किसी दुकान वाले से अपनी कंपनी का कोई सामान सामने रखता है, और उस सामान को लेकर अगर वो उस दुकान वाले से आर्गुमेंट करता है और सोचता है कि मैंने दुकान वाले को आर्गुमेंट में हरा दिया, तो उसका ये काम नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका काम ये है कि दुकान वाले के सामने अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करना और अपनी कंपनी के लिए और अपने लिए ऑर्डर लाना। और यही काम दोस्तों पार्टी प्रवक्ता का भी होता है। चीखना, चिल्लाना, आर्गुमेंट करना, सामने वाले को ना बोलने देना, ये पार्टी प्रवक्ता का काम नहीं होता है। पार्टी प्रवक्ता का काम ये होता है कि वो तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात सौम्य तरीके से रखे, ताकि जनता के सामने उसकी पार्टी के प्रति सहानुभूति बने। नकारात्मक जो उसके विचार हैं पार्टी के लिए, वो ना हो, सकारात्मक विचार होने चाहिए, ताकि जनता के अंदर एक पार्टी की अच्छी छवि बने और जनता को ये लगे कि हाँ यार, ये शानदार पार्टी है और इसके जो प्रवक्ता हैं वो बहुत ही सौम्य प्रवक्ता हैं। लेकिन इन 2 प्रवक्ताओं ने आरजेडी की एक जंगल राज की छवि बनाई, और जो ये इनका बात करने का जो तरीका था, उससे पार्टी की एक छिछोरी पार्टी की छवि बनी। और ऐसा नहीं कि आरजेडी में ही ऐसे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं और कुछ भाजपा में भी ऐसे प्रवक्ता आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे को नहीं बोलने देते, बस अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये भाजपा की खुशनसीबी थी, जिसकी वजह से जो विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने अपने जो एजेंडा थे वो जनता के सामने खुद ही बयां कर दिए। और ऐसा वो कब कर गए? बीजेपी का विरोध करते करते उन्हें खुद नहीं पता चला। वहीं एक और एस्पेक्ट है महागठबंधन के हारने का, वो दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो बिहार इलेक्शन की जो सबसे बड़ी कॉमेडी थी, वो थी राहुल गांधी की लीडरशिप, जो कांग्रेस को संभालने से ज्यादा कांग्रेस को भ्रमित करने में लगी रही। और तो और राहुल गांधी ने तो इस बार कमाल कर दिया, उन्होंने अपनी ही टीम की पिच ऐसी बर्बाद करी जैसे कोई गली क्रिकेट में बॉल फेंकने की जगह नॉन स्ट्राइक एंड में ही जो है वो बॉल मार देता है। और इस तरह का काम करने के बाद फिर जनता को सिखाया जाता है कि सिस्टम रिग्ड है, मेहनत मत करो, वोट मत डालो। और इसके लिए युवराज को शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भाषण दिया जाता है वो तो कोई विरोधी पार्टी का नेता भी नहीं देगा, जिससे उसके खुद के वोटर जो हैं वो घर में बैठकर केवल चाय पीते रहे और टीवी देखते रहे। और सच कहा जाए तो दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी के लिए बहुत ही लो मेंटेनेंस ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इस चुनाव में। न ऑफिस, न स्टाफ, न मीटिंग, बस 1-2 बयान दिए और यहाँ पे मोदी की जीत
पक्की हो गई। और ये भी हम मानते हैं कि हाँ, राहुल गांधी कर्मठ नहीं है, लेकिन छुपा योगदान देने में इनका कोई दोस्तों जवाब नहीं है। और जब बिहार इलेक्शन का 14 नवंबर को रिजल्ट आया और महागठबंधन का पोस्टमार्टम तय हो गया, तो भाई साहब सीधे विदेश चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए पता नहीं, लेकिन हाँ चले गए। और इतनी जल्दी गए कि जो एयरपोर्ट स्टाफ था उसको भी नहीं पता चला। वो भी सोच रहे थे कि अरे भैया रिजल्ट तो आ जाने दो। और जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी की तो डिक्शनरी में जिम्मेदारी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अब सोचिए कि कप्तान जब आपका ऐसा हो कि जब जहाज डूब रहा हो तो लाइफ सेविंग बोट में बैठकर निकल ले, और जो जहाज में लोग हैं वो मरे या तैरें, इनसे कोई फर्क नहीं। और अब तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। ये तो बस अनजाने में बीजेपी का एक लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। और बिहार चुनाव इसका ताजा सबूत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने माहौल भी बिगाड़ दिया। मतदाताओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको भी नीचे गिरा दिया, और खुद जब रिजल्ट आया या उससे पहले ही वो गायब हो गए। और ये अब कहना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं है, ये मोदी की जीत के एटीएम है। चुनाव डालो जीत निकालो, चुनाव डालो जीत निकालो, चुनाव डालो जीत निकालो। अब दोस्तों आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो इस जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है, खासकर एनडीए के लिए। वो ये है कि जो एनडीए या एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उनके लिए पॉलिटिक्स जो है दोस्तों वो फुल टाइम जॉब है, उनके लिए कोई पार्ट टाइम स्ट्रगल नहीं है। और जो भाजपा वाले हैं वो दोस्तों एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करते हैं, 24/7 काम करना, 24/7 चुनावी मोड में रहना। वहीं बीच चुनाव में राहुल गांधी 59 डेज जो है वो गायब रहे। कहां गए, क्यों गए, किस काम से गए, या तो वो उनको पता है या फिर किसी को नहीं पता है। वहीं आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट ना घोषित करना और उसकी वजह से 20 दिन मुंह फुलाए बैठना तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ गया। वहीं एनडीए के जो घटक दल हैं उनका आपसी तालमेल बहुत ही जबरदस्त रहा दोस्तों इस चुनाव में। सीटों के बंटवारे के लिए अगर कोई बीच में मतभेद रहा भी तो उसको एक बंद कमरे में सुलटा लिया गया, जबकि महागठबंधन की मूड फुड़ौल जो है दोस्तों वो सड़क पर आ गई। पहले लालू यादव के बड़े बेटे पार्टी से निकाल दिए गए और अब उनकी बेटी ऐसा इल्जाम लगा रही है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी, और उसने भी अब अपने आप को परिवार से अलग कर लिया है। साथ ही इसका एक और कारण था कि नामांकन जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक ये पता ही नहीं था कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। और तो और 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट भी होने की संभावना दिख रही थी जब तक नामांकन नहीं हुए थे। और दोस्तों बिहार चुनाव में जो महागठबंधन का ये जो हाल हुआ है इसका सबसे बड़ा एक और कारण था कि आरजेडी ने बिहार की पॉलिटिक्स को जो लोग नहीं समझते थे, संजय यादव जैसे लोग, उनको कमान दे देना। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देना, उनकी आस्थाओं पर चोट देना। उसके ऊपर अगर आप बिहार में छठ पूजा पर कोई टिप्पणी करते हैं और सोचते हैं कि जनता आपको समर्थन करेगी तो आप मूर्ख हैं। अगर मैं इस समय की बात करूं तो भारतीय राजनीति में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो महिला सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं, एक मोदी और दूसरा नीतीश, और मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और है। और आप आधी आबादी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? महिलाएं इस देश का बहुत बड़ा पिलर हैं, आप उनको इग्नोर अगर कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक तो महागठबंधन के जो प्रवक्ता हैं इनके जवान पर केवल एक ही शब्द गूंजता रहा है कि नीतीश कुमार की हेल्थ सही नहीं है, वो फिट नहीं है, और इस बात को जनता ने ईगो पर ले लिया, जिसकी वजह से जो परिणाम आए वो आप सबको पता ही है। और अगर भूले भटके तेजस्वी यादव कोई वास्तविक मुद्दा उठाते भी हैं तो राहुल गांधी उस पर ब्रेक लगा देते थे। और रही बात नीतीश के फिट होने की, तुम कितने फिट हो, कितने एनर्जेटिक हो, जनता से इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता को काम चाहिए और वो काम शायद नीतीश कुमार देते रहे, इसीलिए जनता ने नीतीश कुमार को चुना। पर महागठबंधन के लोग पागलों जैसी हरकत करते रहे, कभी मछली पकड़ने जा रहे हैं, कभी पानी में कूद रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। ये सब हरकतें देख के जो बिहार के गांव समाज के जो लोग थे वो हंस रहे थे। अगला कारण दोस्तों इस गति का जो महागठबंधन की हुई है उसका कारण है राजनीतिक समझ का अभाव होना। लालू यादव करप्ट थे, गुंडे थे, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन वो एक ऐसा नेता थे
जो जमीन से उठकर आए थे, जनता की नब्ज समझते थे, पर उनके दोनों बच्चों को इस बात की कोई भी समझ नहीं थी दोस्तों। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनको वैसे भी किसी विषय की कोई समझ नहीं है, तो उनकी बात ही करना बेकार है। बार बार वही बातें दोहराना जिनको जनता दूसरे राज्यों में नकार चुकी है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, वोट चोरी, अडानी अंबानी, जब आप बार बार यही सब दोहराओगे तो जनता भी बोर हो जाती है, खिन्न हो जाती है आपसे। और राहुल गांधी को ये समझना चाहिए था कि जनता इस चीज को नकार रही है, बार बार एक ही चीज रिपीट करके वो अपनी ही लुटिया डुबो रहे हैं। पर उनकी जो कैसेट है वो बार बार रिपीट ही होती रही, जिसकी वजह से जनता के मन में रोष आ गया। मतदाता सूची से नाम हटना, फर्जी मतदान होना, ये टॉपिक इतने बार रिपीट हो चुके थे कि लोग ये सुन सुनकर पक गए थे। और अगर आप आरोप लगा भी रहे हो तो आपको उसके प्रमाण होना जरूरी है, उसके पक्के सबूत होने भी जरूरी है। लेकिन जब राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते थे, उसके बाद कोई सबूत नहीं दे पाते थे, तो जनता ने इसको बेवकूफी माना, जिसकी वजह से राहुल गांधी और उनकी पार्टी यानी महागठबंधन का क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह जनता के मन में खत्म हो गई थी। महागठबंधन की हार का जो अगला कारण था वो ये था कि अपनी कोर वोटर को बेवकूफ समझना। मुस्लिमों के तुष्टीकरण के साथ ये तर्क सही है कि जीतने के लिए हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन पद देने के नाम पर बस केवल दरी बिछवाना है। और यही बात लालू परिवार या उनके करीबी जो यादव समाज के लोग हैं, उनके बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए भी लागू होती है। उन्हें भी आज तक मूर्ख ही समझा गया है। आरजेडी को ये समझना होगा कि जो यादव समाज है वो उनके लिए केवल लठ बजाने के लिए नहीं है, और यही अपनी कारगुजारी की वजह से यादव समाज और मुस्लिम समाज के बहुत सारे वोट आरजेडी से अब कट चुके हैं। और इसके साथ साथ एक लालू राज का बैगेज भी जो है इस चुनाव में साथ चला था। जंगल राज को लोग आज तक नहीं भूले हैं, और इसको रिपीट वैल्यू जो इसकी बढ़ाई थी वो एनडीए के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बढ़ाई थी। वहीं उल्टा टीवी डिबेट में महागठबंधन या आरजेडी के जो प्रवक्ता थे, जब ये मुंह खोलते थे तो पब्लिक ऐसा लगता था जैसे टीवी फोड़ दे, और इनकी जो इरिटेशन थी वो जनता से झेली नहीं गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इरिटेटिव यही प्रवक्ता थे, भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, लेकिन इनका स्तर हाई लेवल का था दोस्तों। इनको ना किसी विषय का ज्ञान था, ना कोई तर्क था और ना कोई तमीज थी। महागठबंधन के नेता बस केवल बेतुके वादे करते रहे, जैसे 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां, और तेजस्वी यादव तो पिछले चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा पहले ही कर चुके थे। पर जब बाद में लोगों ने नौकरी मांगी तो उन्होंने कहा तब नौकरी देते जब मुख्यमंत्री होते, और जो कि बात भी सही है, जब आप सत्ता में होगे तभी तो नौकरी दोगे, लेकिन वादा तो किया था ना आपने। और बाद में जब नीतीश कुमार ने 5 लाख नौकरियां दी तो उसका भी क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने लगे। जनता मूर्ख थोड़ी ना है, देख रही है सब। और अगर आपने चुनाव में इन सारे नेताओं को फॉलो किया होगा या इनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि मेहनत की कमी आपको महागठबंधन के जो नेता थे उसमें आपको बहुत देखने को मिली होगी। क्योंकि इस उम्र में मोदी और नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत करी उसका 10% भी तेजस्वी और राहुल नहीं कर पाए। और यहाँ पर आपको एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी कि किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट, और वो रिजल्ट आया कैसे है, चुनाव हुआ कैसे है, इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि अगर चुनाव ही सही तरीके से नहीं हुए, उसका रिजल्ट फिर कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं बनता है। बिहार में जंगल राज था और उस समय ये हाल थे दोस्तों, हर चुनाव में हिंसा होती थी, लोगों की मौत होती थी, और चुनाव एक नहीं एक बार से ज्यादा करवाए जाते थे एक ही सीट पर। बूथ लूटना, आगजनी होना, ये बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन हुआ करती थी उस टाइम पे। और जब ये रिपीट बहुत ज्यादा होने लगा तो लोगों को इसकी आदत होने लगी, और उसके बाद उनका चुनाव से मोह भंग होने लगा। 1985 में 63 मौतें हुई थी दोस्तों बिहार चुनाव में, 156 बूथों पर फिर से मतदान हुआ था। 1999 में 87 मौतें हुई थी दोस्तों। 1995 के बिहार चुनाव में टी.एन. शेषन ने अभूतपूर्व हिंसा और चुनावी धांधली के कारण बिहार चुनाव को 4 बार स्थगित किया गया था। 2005 के बिहार चुनाव में हिंसा और धांधली के कारण 660 बूथों पर फिर से मतदान हुआ था, लेकिन इस बार सिनारियो पूरी तरह बदल गया दोस्तों। 2025 के बिहार चुनाव में 0 री इलेक्शन इन एनी बूथ और 0 वायलेंस, और यही कारण है कि इस बार मतदान में रिकॉर्ड टूट गया। और महिलाओं ने भी दोस्तों इस बार भारी मतदान किया है। दूर दूर से महिलाएं, पुरुष, बूढ़े
मतदान करने अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे और इसका परिणाम आज आपको रिजल्ट में दिख ही रहा होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इन लोगों ने दोस्तों लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, चंद्रशेखर, काशीराम, जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल चौटाला के वक्त की पॉलिटिक्स की है दोस्तों। और इन लोगों के साथ राहुल और तेजस्वी जैसे लोग जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो इनके सामने शून्य थे। और ऐसा भी नहीं है कि इस पीढ़ी के जो नेता हैं उन्होंने अमित शाह जैसा, नीतीश कुमार जैसा, लालू प्रसाद यादव जैसे जो इन लोगों ने संघर्ष किया है वैसा देखा भी हो। तो समझ तो दूर की बात है, अरे इन्हें तो जाति समीकरण भी सही से नहीं पता, ये चुनाव क्या जीतते। ऊपर से दोस्तों आरएसएस जो संचालन था वो दोस्तों एक नंबर का था। अगर आप किसी आरएसएस वाले भाजपाई से ये कह दे कि मेरा वोट नहीं बन पा रहा है तो वो आपके घर के 4 चक्कर लगा के आपका वोट बनवा कर आपके घर तक दे जाएगा और इसका वो कोई एक पैसा भी नहीं लेगा। और ये काम वो साल में 365 दिन करता है। तो जो आदमी साल में 365 दिन काम करेगा उसको दोस्तों फल तो मिलेगा ही। पर जो विपक्षी वाले हैं ये केवल जब चुनाव आता है तभी एक्टिव होते हैं। राहुल गांधी का मूड या उनकी जो दिमागी सिचुएशन है वो चुनाव में किस तरह की रहती है आज तक किसी को पता ही नहीं चला है। अरे आप इस चीज का एक अंदाजा लगा सकते हैं इस एग्जाम्पल के साथ कि 70 किलोमीटर दूर एक रैली होनी थी तेजस्वी यादव की, उनसे वो भी नहीं करी गई क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था और उन्होंने वो रैली मोबाइल से करी है, वीडियो कॉल से करी है। अरे भैया आप जिंदगी भर जब से पैदा हुए हैं क्या हेलीकॉप्टर से ही चलते आए हैं? अरे आप गाड़ी से चले जाते। जनता के बीच में जब तक आप नहीं जाएंगे उनसे कनेक्ट आपका कैसे बनेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। AMIM से पहले मजबूत वोटर जो है वो मायावती का हुआ करता था। बसपा उन राज्यों में भी 1-2 सीट जीत जाया करती थी जहां पर कभी बहन जी चुनाव प्रचार करने तक नहीं गई, लेकिन साल भर घर बैठने के बाद, संघर्ष ना करने के बाद बसपा का भी जो वोटर है वो उनसे दूर जा रहा है। बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका अगर हम देखा जाए तो SIR से अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा भी होगा तो वो 4 से 5% होगा, पर उसकी वजह से किसी की 200 सीट आ जाए और उसका कारण SIR हो, वोट कटना हो, ऐसा नहीं होता दोस्त। क्योंकि वोट जोड़ना और घटाना हर चुनाव के पहले होता है, हर पार्टी करती है। पर अगर आप सही समय पर सोते रहोगे, जगोगे नहीं, तो यही हाल होगा आपका जैसा हुआ है। भाजपा अटल जी के जमाने से 2 सीट जीतने के बाद आज यहां तक आई है दोस्तों। भाजपा के जो नेता, जो कार्यकर्ता थे, हारने के बाद भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आप दिल्ली का उदाहरण देख लो ना, इतने साल केजरीवाल जी की सरकार रही लेकिन वहां पे वोटरों के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी समस्याओं को सुनना भाजपा ने बड़े बेहतर तरीके से किया और लास्ट में उनको सत्ता आखिर वहां पर मिली। और जिस तरह से भाजपा अभी काम कर रही है तो ऐसा माना जा सकता है कि केरल में और बंगाल में भी उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो लोग हारे हैं दोस्तों बिहार चुनाव में, उनको बैठकर अपनी हार का मंथन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती करी है। क्योंकि ये जनता है, आज आपकी सरकार नहीं आई, कल हो सकता है आपकी सरकार आ जाए, पर आपको उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, धरातल में काम करना पड़ेगा, जनता के नब्ज को आपको समझना पड़ेगा, जनता के बीच में रहकर। और भाजपा अभी से यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं सपा की बात करें तो अभी भी वो ट्विटर पर है। ये देखने में दोस्तों बड़ा मजा आएगा 2027 में क्या करती है उत्तर प्रदेश में, वो अपने जनाधार बढ़ा पाती है या नहीं, वहीं भाजपा अपनी पकड़ और मजबूत कर पाती है या कुछ नीचे खिसकती है। देखने में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अगर और आप यही मजा लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमें थ्रेड और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसमें आप और भी खबरें पढ़ सकते हैं, www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।